सो हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी टेक। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि जो ऑफिस बॉय है ना, वो सुबो का बहुत बड़ा दुश्मन होता है। वो सुबो के बारे में हमेशा से गलत सोचते आया है और गलत गलत अफवाह भी फैलाता था। तो चलिए अब इसके आगे पढ़ते हैं एंड समझते हैं। नो डाउट सुबो हमेशा अपने बॉस के साथ ही रहते थे, उनके साथ ही घूमते थे, लेकिन एक्चुअली में उस स्टूडियो के अंदर सुबो का जो मेन काम था वो था स्टोरी डिपार्टमेंट का। उनके साथ साथ उस डिपार्टमेंट में एक लॉयर एंड बहुत सारे राइटर्स एंड पोएट्स भी थे। तो देखो, एक लॉयर का काम होता है लीगल एडवाइजर बन के रहना, लेकिन जो जिमनी स्टूडियो का लॉयर था ना, वो बहुत ही अलग था। वो जिमनी स्टूडियो के लिए पूरा उल्टा काम करता था। जैसे कि एक बार क्या होता है, एक बार सेट में एक बहुत ही टैलेंटेड एक्ट्रेस आती है एंड वो सब पे गुस्सा हो जाती है, मतलब कि वो सबको डांटने लगती है। ऐसे नॉर्मली तो वो बहुत ज्यादा काम रहती थी, बहुत टैलेंट भी था उनमें, बट पता नहीं उस दिन क्या हुआ, वो भड़क गई थी। मे बी ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि वो बहुत छोटे शहर से आती है एंड वो बहुत ज्यादा फेमस भी हो गई थी एंड उनको उतना फेम झेलने का आदत नहीं होगा। तो होता क्या है कि जिस टाइम पे वो बहुत ज्यादा गुस्सा थी, सेट पे हर किसी पे चिल्ला रही थी, तो उस टाइम पे ये जो लॉयर है वो उनकी रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर देता है। एंड जब वो शांत होती है तो वो लॉयर उनके पास जाता है एंड उनको उनकी ही रिकॉर्डिंग दिखाता है। एंड जब उस एक्ट्रेस ने अपने आप को, अपने बिहेवियर को, अपने वॉइस को उस रिकॉर्डिंग में देखा तो वो बहुत ही ज्यादा सैड हो गई। वो अपने बिहेवियर को देख के इतना ज्यादा शॉक्ड हो जाती है कि वो उस शॉक से कभी निकल ही नहीं पाती एंड फिर जो उनका एक्टिंग का करियर था वो वहीं पर खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर तुम बहुत अच्छे से देख ही सकते हो कि जो लॉयर है ना, उसका काम होता है लीगल एडवाइस देना, लेकिन उसके कारण एक बहुत ही टैलेंटेड एक्ट्रेस का करियर खत्म हो जाता है। अब यहाँ से जरूर आपको मेरे वॉइस में थोड़ा थोड़ा चेंजेस जरूर नजर आया होगा। वो इसलिए क्योंकि यार देखो, मेरा माइक थोड़ा खराब हो गया है एंड फिर मैं रिप्लेस करवा के लेके आया हूँ। तो इस चीज को इग्नोर करते हैं एंड आगे बढ़ते हैं। तो वैसे तो उस डिपार्टमेंट में जितने भी लोग थे वो बेसिकली खादी के कपड़े पहनते थे, जैसे कि खादी की धोती, खादी के शर्ट्स वगैरह वगैरह। लेकिन वो जो लीगल एडवाइजर था ना, वो कभी कभी शर्ट, पैंट, टाई एंड इनफैक्ट कभी कभी तो वो कोट पहन के वहां पर आ जाया करता था। एंड इसके साथ साथ वो जो लॉयर थे ना, वो बहुत ज्यादा हेल्पलेस एंड काइंड ऑफ बहुत अलग पर्सनैलिटी थे। एंड उनके बारे में बुक में भी लिखा हुआ है, अ मैन ऑफ कोल्ड लॉजिक इन अ क्राउड ऑफ ड्रीमर्स। मतलब ये हुआ कि उस डिपार्टमेंट में जितने भी लोग थे जो कि बेसिकली पोएट्स एंड राइटर्स थे, तो वो लोग बेसिकली अपना एक इमेजिनेशन वाला दुनिया में रहते थे, क्योंकि उनका वही काम था, वो अपने इमेजिनेशन को अपने राइटिंग्स में कन्वर्ट करते थे। वहीं हमारा जो लॉयर था वो सिर्फ फैक्ट्स एंड लॉजिकल बातें करता था, लेकिन फिर भी इन सब के बावजूद जो हमारा लॉयर है वो स्टोरी डिपार्टमेंट के अंदर ही काम किया करता था। एंड एक बार तो ऐसा भी हुआ है कि उस लॉयर को एक फिल्म प्रोड्यूस करने का चांस दिया गया था, लेकिन वो जिस फिल्म को प्रोड्यूस किया था वो बहुत ही बड़ा एक फ्लॉप था। कुछ टाइम बाद उस स्टोरी डिपार्टमेंट को बंद कर दिया जाता है, जिससे होता क्या है कि उसमें जितने भी पोएट्स एंड राइटर्स थे उनका जॉब तो जाता ही है, लेकिन उसके अंदर जो हमारा ये लॉयर था उसका भी जॉब चला जाता है। एंड ये शायद हिस्ट्री में पहली बार हुआ होगा, क्योंकि कॉमनली होता क्या है कि एक स्टोरी डिपार्टमेंट में सिर्फ पोएट्स एंड राइटर्स होते हैं एंड लीगल डिपार्टमेंट में लीगल एडवाइजर, लॉयर्स एंड एडवोकेट्स होते हैं। बट क्योंकि इस स्टोरी डिपार्टमेंट में लॉयर्स भी थे, तो जब स्टोरी डिपार्टमेंट का जॉब जाता है तो हमारे ये जो लॉयर है उनका भी जॉब चला जाता है। इसके बाद ऑथर हमें बता रहे हैं कि जो जिमनी स्टूडियो थी ना, वो पोएट्स एंड राइटर्स की वन ऑफ द फेवरेट प्लेस हुआ करती थी, क्योंकि एक तो वहाँ पर मेस बहुत ज़्यादा अच्छा था एंड दूसरा जो वहाँ पर कॉफ़ी मिलती थी वो वर्ल्ड क्लास कॉफ़ी थी। एंड इसीलिए वहाँ पर जितने भी नए नए पोएट्स एंड राइटर्स थे वो चाहते थे कि उनका जो जॉब है वो जिमनी स्टूडियो में हो जाए। एंड यहाँ पर कुछ पोएट्स के नाम भी मेंशन किए गए हैं जिनका फेवरेट स्टूडियो जिमनी स्टूडियो था, जैसे कि SDS, योगेथ्री, संगू सुब्रमण्यम, कृष्ण शास्त्री, हरिंद्र नाथ चट्टोपाध्याय 4। एंड अगर यार मैंने गलत प्रोनाउंस किया होगा तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स है। इसके बाद ऑथर हमें बताते हैं कि अगर हम ऑफिस बॉय एंड कुछ गिने चुने क्लर्क्स को छोड़ दे तो जिमनी स्टूडियो में जितने भी लोग काम करते थे ना, उनका लाइफ बहुत ही लेज़र से भरा पड़ा था। वो लोग अपने लाइफ में खुश रहते थे, अपने लाइफ में इंजॉय करते थे एंड उनका माइंड भी बहुत ओपन था। जिमनी स्टूडियो का जो इन्वायरमेंट था ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़िया था। उस टाइम पे जितने भी लोग जिमनी स्टूडियो में काम करते थे ना, वो बेसिकली खादी पहनते थे एंड गांधी जी को वर्शिप करते थे, मतलब कि गांधी जी के नक्शे कदम पर चलते थे। एंड साथ ही साथ वो लोग कम्युनिज्म को डिसलाइक करते थे। उनका मानना ये था कि जितने भी कम्युनिस्ट लोग होते हैं ना, उनका कोई धर्म नहीं होता, वो बस लोगों के बीच में हेट फैलाते हैं। एंड उनके ये थॉट्स ना केवल जिमनी स्टूडियो में बल्कि पूरे साउदर्न इंडिया में फैले हुए थे। इसके बाद ऑथर हमें बताते हैं कि जब फ्रैंक बकमैन मॉरल रीआर्मेंट आर्मी वहां पर आती है, तो ये बेसिकली मद्रास में 1952 में आई थी एंड इसमें मोर देन 200 स्ट्रॉन्ग सोल्जर्स थे।
एंड लोगों का मानना ये था कि ये बेसिकली एक इंटरनेशनल सर्कस ग्रुप है, लेकिन ये जो लोग हैं जो इस पे काम करते हैं तो वो लोग बेसिकली दे आर नॉट गुड एट ऑल एट ट्रैपेज। तो अब ट्रैपेज का मतलब क्या हुआ? तो अगर आप कभी सर्कस गए होंगे तो आप ये नोटिस करते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे जो लोग हैं वो झूलते रहते हैं, इधर से उधर स्टंट करते रहते हैं, तो उसे ही हम लोग बेसिकली ट्रैपेज बोलते हैं। तो वो लोग ना ही ट्रैपेज में अच्छे थे एंड ना ही वो लोग एनिमल्स के साथ अच्छे थे। एंड वो लोग की एनिमल्स के साथ दोस्ती सिर्फ और सिर्फ डिनर टेबल में ही होती थी। मतलब कि वो लोग की दोस्ती एनिमल्स के साथ कुछ खास नहीं थी एंड वो लोग का मानना ये था कि एनिमल्स सिर्फ खाने के लिए होते हैं। तो बेसिकली हमारे लोग ये कैसे मान सकते हैं कि ये जो इंटरनेशनल सर्कस ग्रुप है वो बेसिकली एक इंटरनेशनल सर्कस ग्रुप ही है। लेकिन फिर भी जो जिम्नी स्टूडियो के लोग थे ना वो उनका बहुत अच्छे से वेलकम किए थे। एंड फिर वो लोग दो अपना मेजर प्लेस जिसका नाम था जोथैम वैली एंड द फॉरगेटेड फैक्टर, तो ये दोनों प्ले वो मद्रास के जगह जगह पर उसके हर एक सिटी में जा जाके परफॉर्म किए। उस टाइम पे बेसिकली जिम्नी स्टूडियो में अप्रॉक्स 600 लोग काम करते थे एंड वो सारे लोग उस प्ले को बार बार देखे थे, जबकि उस प्ले में कुछ खास था भी नहीं, लेकिन उनका जो कॉस्ट्यूम था एंड उनका सेट वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था। इसके बाद ऑथर हमें बता रहे हैं कि जो मद्रास एंड तमिल ड्रामा की कम्युनिटीज़ थी वो इनके प्लेस से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होती है एंड अगले बहुत सारे सालों तक इनके प्लेस से कुछ ना कुछ पार्ट को हमेशा से कॉपी किया गया है। जैसे कि एक सीन था जोथैम वैली में जहाँ पर एक खाली स्टेज में पीछे पर्दे लगाए गए थे, वाइट कर्टेन्स एंड एक वाइट बैकग्राउंड बनाया गया था एंड फिर सनसेट एंड सनराइज को एक फ्लूट के मदद से दिखाया गया था। एंड हाँ, ये फ्लूट वही म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम लोग बजाते हैं। एंड ये सीन सच में बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव था। एंड ये सब के होने के कई सालों बाद जो हमारे ऑथर है उनको पता चलता है कि ये जो MRA के लोग हैं यानी कि मोरल रिआर्मेंट आर्मी के लोग हैं वो एक्चुअल में एक काउंटर मूवमेंट चला रहे हैं इंटरनेशनल कम्युनिज्म के अगेंस्ट में। एंड शायद इसी रीजन के कारण जो जिम्नी स्टूडियो के मालिक थे ना वो इनसे हाथ मिलाए थे एंड इनका साथ दिए थे। एंड इसीलिए जिम्नी स्टूडियो के लोगों ने भी इनका बहुत अच्छे से वेलकम किया था एंड इनको हर पॉसिबल वे में सपोर्ट किया था। इसके बाद ऑथर हमें बताते हैं कि कुछ दिनों बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन जिम्नी स्टूडियो में आने वाला था एंड फिर इस चीज से रिलेटेड बहुत ज्यादा अफवाह भी फैलने लगा। लोग एज्यूम करने लगे कि हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा एक इंग्लिश पोएट आ रहा हो एंड दूसरी तरफ लोगों का मानना ये था कि वो एक बहुत बड़ा राइटर है। एंड क्योंकि मिस्टर वासन भी बहुत बड़े तमिल मैगजीन के एडिटर है तो इसीलिए वो दूसरे एडिटर का बहुत अच्छे से वेलकम करना चाहते हैं। तो ऐसा लोगों को लग रहा था। फिर कुछ दिनों बाद जो एक्चुअली गेस्ट था वो वहाँ पर आता है तो ये बेसिकली एक टॉल ब्रिटिश गाय था एंड वो इंसान बहुत ज़्यादा सीरियस भी लग रहा था। एंड उसके बाद मिस्टर वासन भी उस इंसान के ऊपर एक बहुत लंबा चौड़ा स्पीच देते हैं एंड उस स्पीच को सुन के ऐसा लग रहा था कि जो मिस्टर वासन है वो खुद भी पर्सनली उस आदमी को जानते नहीं है। तो वो इंसान और कोई नहीं बल्कि एक पोएट ही थे एंड उनकी स्पीच में वो बार बार डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम जैसे वर्ड्स को यूज कर रहे थे। तो वो भी वहाँ पर स्पीच देते हैं, लेकिन उनके एसेंट्स के वजह से वहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए थे उनको उनका स्पीच का एक वर्ड भी समझ में नहीं आता है। जिसके बाद जब स्पीच खत्म होता है तो जितने भी लोग उनको सुन रहे थे वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए थे एंड जो पोएट थे वो खुद भी कंफ्यूज हो गए थे ऑडियंस का ऐसा रिएक्शन को देख के। फिर ऑथर सोचते हैं कि आखिर एक इंग्लिश पोएट तमिल इंडस्ट्री में तमिल पोएट के बीच में आकर के उनको क्या समझाना चाह रहा था। हमारे ऑथर को सिर्फ ये समझना था कि वो जो इंसान है वो यहाँ पर किस पर्पज से आया था। तो ये चीज उनको उस टाइम पे तो समझ नहीं आता है, लेकिन ये मिस्ट्री कभी ना कभी सॉल्व तो होना ही था। इसके बाद फिर ऑथर हमें बताते हैं कि जो पोएम राइटिंग होता है, जो स्टोरी राइटिंग होता है, वो एक बहुत ज्यादा हार्ड एंड बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड काम होता है एंड इस काम को सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जिनके पास बहुत ज्यादा पेशेंस है, जिनका इमेजिनेशन पावर बहुत ज्यादा हाई है। एंड जो भी लोग जिनके पास पेशेंस नहीं होता है वो कभी भी स्टोरी राइटिंग या फिर पोएम राइटिंग नहीं कर सकते, क्योंकि जो स्टोरी राइटिंग होता है, खासकर जो नोवेल राइटिंग होता है, तो वो बहुत ज़्यादा डेप्थ में वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो वो इंसान जिनके पास पेशेंस नहीं होता है, जिनको क्विक आउटकम चाहिए, तो वो कभी भी इस प्रोफेशन में या फिर इस काम को कभी वो कर ही नहीं सकते एंड साथ ही साथ कंसिस्टेंट रह के ही इस काम को पूरा किया जा सकता है। फिर इसके बाद ऑथर हमें बताते हैं कि ठीक इसी तरह का एक शॉर्ट स्टोरी राइटिंग कॉम्पिटिशन को ऑर्गेनाइज करवाया गया था बाय ब्रिटिश पीरियोडिकल जिसका नाम था द एनकाउंटर। तो उन्होंने इस कॉम्पिटिशन को ऑर्गेनाइज करवाया था एंड जो हमारे ऑथर है उन्होंने उस कॉम्पिटिशन का, उस कॉन्टेस्ट का एड एक बहुत बड़े न्यूज
न्यूज़पेपर द हिंदूज में देखा था। तो हमारे ऑथर सोचते हैं कि क्यों ना वो भी उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करे, लेकिन इससे पहले वो उस इवेंट के बारे में अच्छे से डिटेल में जानना चाहते थे। तो इसीलिए वो एक ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी में जाते हैं और वो इस मैगजीन के कुछ कॉपीज को देखते हैं एंड फिर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं जब उनका ध्यान उस मैगजीन के एडिटर के ऊपर पड़ता है। तो वो एडिटर और कोई नहीं बल्कि वही पोएट थे जो उस दिन जिम्नी स्टूडियो में आए थे एंड उनका नाम था स्टीफन स्पेंडर एंड उम्मीद है आप लोग इस नाम को पहले भी सुने होंगे। इसके बाद हमारे ऑथर अपने स्टोरीज को एक एनवेलप में डालते हैं एंड फिर उस एड्रेस में पोस्ट कर देते हैं। इसके बाद ऑथर हमें दूसरे सिचुएशन के बारे में बता रहे हैं कि जब कुछ सालों बाद वो जब जिम्नी स्टूडियो को छोड़ देते हैं तो उनके पास कुछ खास पैसे होते नहीं है, तो वो हमेशा वेट करते थे, मतलब कि वो अपनी पसंदीदा चीज को हमेशा डिस्काउंट में खरीदते थे। वो हमेशा वेट करते थे, मतलब कि अगर कुछ भी सामान उनको पसंद आता है तो वो उसका डिस्काउंट लगने तक का वेट करते थे एंड जब डिस्काउंट लगता था तब वो उसे खरीद लेते थे। तो ठीक ऐसे ही एक बार उनको फुटपाथ पे एक लो प्राइस एडिशन दिख रहा होता है एक बहुत फेमस मैगजीन का, तो वो उसे 50 पैसे में खरीद लेते हैं एंड 50 पैसे उस टाइम के हिसाब से एक बहुत अच्छा खासा मीन्स अमाउंट हुआ करता था। तो उस मैगजीन का नाम था द गॉड दैट फेल्ड एंड उसमें 6 अलग अलग राइटर्स ने बताया था कि उनकी जर्नी कैसी थी कम्युनिज्म के साथ एंड उन्होंने अपने जर्नी के बारे में भी बताया। उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने कम्युनिज्म को कैसे अपोज किया एंड हमें क्या क्या करना चाहिए, ये सब चीज उस मैगजीन के अंदर इंक्लूडेड थी एंड इसीलिए उस बुक का टाइटल भी लिखा गया है द गॉड दैट फेल्ड। द गॉड का मतलब हुआ यहाँ पर कम्युनिज्म, क्योंकि उस टाइम पे कम्युनिज्म को लोग मीन्स भगवान से रिलेट करते थे, गॉड जैसा उपाधि देते थे एंड उनको बाद में पता चलता है कि ये जो चीज है जो कम्युनिज्म है वो बहुत खराब चीज है एंड उनके साथ अभी धोखा चल रहा था, मतलब कि उनको पता नहीं था कम्युनिज्म के बारे में। एंड जब उन 6 राइटर्स में से ऑथर स्टीफन स्पेंडर का नाम पढ़ते हैं तो वो फिर और भी ज्यादा अमेज्ड हो जाते हैं एंड अब वो समझते हैं, अब वो रिलेट कर पाते हैं कि पहले जिम्नी स्टूडियो के मालिक ने उस पोएट का, उस ऑथर का इतने अच्छे से स्वागत क्यों किया था, क्योंकि भाई वो और कोई नहीं बल्कि स्टीफन स्पेंडर था। एंड उनको फिर पर्पस भी पता चला क्यों एक ब्रिटिश पोएट वहां पर तमिल पोएट्स के बीच में आया है। तो एक्चुअल में इसका रीजन ये था कि जो मिस्टर वासन है जो जिम्नी स्टूडियो के मालिक भी है, उन्होंने इस पोएट को इसलिए इन्वाइट किया था क्योंकि वो भी कम्युनिज्म के अगेंस्ट में थे एंड ये स्टीफन स्पेंडर भी कम्युनिज्म के अगेंस्ट में है। तो यहाँ पर उनका पहले का जितना भी डाउट था वो सारा क्लियर हो जाता है एंड हमारा चैप्टर भी यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो हाँ, अब आई नो कि आप लोग को भी ये लग रहा होगा कि इस चैप्टर का पर्पस क्या था, इसका हाथ पांव कहाँ है एंड वगैरह वगैरह, जैसा कि मेरे को भी लगा था जब मैंने इस चैप्टर को पढ़ा था। लेकिन जो है सो है, इस चैप्टर में बहुत सारे फैक्ट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स है जिसका आपको ध्यान रखना है एंड बेसिकली याद भी रखना है। तो यही था हमारा चैप्टर ऑल अबाउट। तो अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आता है तो एक लाइक जरूर से कर देना एंड हाँ प्लीज़ अगर आप कर सकते हो तो शेयर भी कर देना। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।